हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट क्लास अपन ने क्या डिस्कस किया था बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में डिस्कस किया था। यस, अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में डिस्कस करने के दिन आफ्टर आपने देखा था कि सब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और मैंने आपको कुछ हिंट भी दिया था कि सब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस प्रकार हो सकता है ना। एक सिर्फ और सिर्फ आप एक इलेक्ट्रोलाइट को देखकर बता सकते हो कि सर फाइनल एनोड पर क्या बनने वाला और कैथोड पर क्या बनने वाला। इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दिए। यस गाइस, चलिए आज अपन डिस्कस करने वाला है सर क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। अब सर आप वापस कहोगे सर यहां पर वापस वही फंडा आ गया, तो मैंने आपको लास्ट क्लास कहा था देखो कि मैंने वो इलेक्ट्रोलाइसिस इतना लंबा चलाने के रीजन यही था कि आपके पास जो न्यूमेरिकल कितने भी अगर घुमा फिरा कर आ जाए है ना 4 फैराडेज लॉ, उससे आप आराम से सोल्व कर सकते हो। आज मैं आपको ये टॉपिक करवा रहा हूं जनरली सिर्फ और सिर्फ फैराडेज लॉ के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको बेस बनाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो अपने पास टॉपिक है आज का, ये जनरली क्या है, थोड़ा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल का मतलब है जनरली बेटा कि बस और बस आपको क्या करना है कि हाँ कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, उन वर्ड के आपको क्या आना चाहिए, बस उनकी लैंग्वेज बनानी आनी चाहिए। अगर लैंग्वेज बना के आ गई तो सब कुछ आ गया है ना। जैसे छोटी क्लासों के अंदर अपने मैथ्स के अंदर क्वेश्चन आते थे ना, लैंग्वेज बनाने के, हाँ एक पेन का रेट इतना है तो 5 का कितना होगा, है ना 5 का इतना है तो इसका इतना कैसे होगा। तो सारी बातें वही है बालक, बस आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ खेलना है। और छोटी क्लासों में मैथ्स के साथ आप किसके साथ खेलते थे, रुपयों से खेलते थे, बराबर ना। खैर आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा अपने पास। हाँ अच्छा, क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस समझना है तो आप लोग सब जानते हो कि सर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात करें, आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ लिया और 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसके आगे माइनस लगा हुआ है, बिल्कुल सर वो उसके नेचर को शो करवाता है ना। ध्यान दीजिए, अगली बात करते हैं कि सर हम कहते हैं कि सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो Na के इक्विवेलेंट होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास कितनी 6.023 इंटू 10⁻23। यस गाइस, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं सर 1 मोल चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो सर चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये भी अपन ने कैलकुलेट कर रखा है। कितना होता है सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10⁻23। इन सबको कैलकुलेट करते तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम फाइंड करते हैं, वो कितनी होती है सर हमारे पास 96500। और 96500 इसको प्यार से बोलते हैं हम किसके इक्विवेलेंट है सर, 1 फैराडे के इक्विवेलेंट है। अरे बोलो बात समझ आ रही ना। तो देखो यहां पर 1 फैराडे के इक्विवेलेंट इतनी वैल्यू आती है हमारे पास, है ना। अब देखें चेक करते हैं कुछ और फंडामेंटल बातें हैं। अब सर ये जो हमारे पास चीजें आई है इनको अपन जनरली क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि सर एग्जांपल क्या कहता है। मान लीजिए कि सर हमारे पास है एक सोडियम है, सोडियम क्या कर रहा है, प्लस चार्ज है एक्वस के अंदर, ये क्या कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन को लेने के दिन आफ्टर क्या बना रहा है सर, सॉलिड के अंदर बना रहा है। यस बेटा, अच्छा अब देखो जरा इसके अंदर सर हमारे पास यहाँ पर Na प्लस जो एक्वस के अंदर है वह एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इतना गया। आप इसको ना क्या करो, लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करो, क्या कहोगे कि सर 1 मोल Na प्लस है, कितना है 1 मोल Na प्लस है, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हमारे पास 1 मोल Na प्लस है। ये क्या कर रहा है सर 1 मोल फैराडे ले रहा है, कितना ले रहा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये कितना बना रहा है 1 मोल सोडियम सॉलिड के अंदर डिपॉजिट हो रहा है। यही बात कहोगे ना। तो सर यहां पर 1 मोल जो है मैं इसको लिख दूं, ये सर कितना हमारे पास 1 फैराडे है भाई, कहेंगे तो इतना ही ना। अरे बात समझ आ रही ना। तो सर यही लैंग्वेज सीखनी है आपको। क्या बात बताई जा रही है कि 1 मोल Na प्लस जो है वो सर 1 फैराडे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और 1 फैराडे इलेक्ट्रॉन लेने के दिन आफ्टर किस में जा रहा है सर, ये हमारे पास हाँ ये हमारे पास है 1 मोल सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। 1 मोल सोडियम क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है ना। तो सर ये हमारे पास है लैंग्वेज। अब देखो इससे और क्या अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब और क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है सर। तो इससे इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो सर यहां पर इसका अपन एन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो सर यहां से देखो कि इसका एन फैक्टर की बात करो तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है सर, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर। अगर 1 एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो बताओ जरा एन फैक्टर कितना हो जाएगा सर, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। कितना होगा 1 एन फैक्टर होगा, बराबर ना। अच्छा एन फैक्टर 1 है,
तो अब बताओ जरा कि सर n फैक्टर 1 है तो आप इसका निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट मास निकालना है। क्या निकालना? इक्विवेलेंट मास। याद कीजिए मैंने आपको 11th क्लास के अंदर मोल कॉन्सेप्ट के अंदर इक्विवेलेंट मास, ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट, ये सब निकालने के कुछ फॉर्मूलेस बताए थे ना। खैर लंबा समय बीत चुका है तो शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं फॉर्मूले को वहां पर बताऊंगा अब मैं, है ना। इन फॉर्मूले को क्या करना है आपको, फैराडेज लॉ और इसके अंदर आपको कंप्लीट करते हुए चलना है ना। चलो तो सर अपने देखें यहां पर, तो सर इक्विवेलेंट वेट कितना होता है सर, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट, तो नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट की बात करें तो सर क्या होता है हमारे पास, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होता है। कितना होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो बताओ जरा यहां पर मोलर मास है कितना इसका 23 सोडियम का, और इसका एन फैक्टर कितना है 1। तो बताओ इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा हमारे पास, 23 के आसपास आता है। कितना आता है, 23 के आसपास, बराबर बालक। अच्छा अब देखो जरा, अब मैं कह दूं कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करोगे तो जनरली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना होता है हमारे पास सर, ये होता है हमारे लिए मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोल्स हो जाएगा। अब बताओ जरा, मैं कह दूं जरा कि सर हमारे पास यहां पर क्या है, मैं यदि ग्राम इक्विवेलेंट को कितना कर दूं, 1 कर दूं, कितना कर दूं, 1 कर दे। अच्छा ये ग्राम इक्विवेलेंट मोलर मास डिवाइडेड बाय मोल्स होता है क्या, नहीं, ये नहीं हो पाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट मोलर मास डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास, यस मोल्स नहीं होगा, यहां होगा हमारे पास नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट, है ना, इक्विवेलेंट वेट होगा या फिर इक्विवेलेंट कह सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर वापस। अब अगर कह दे कि इफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास कितना है, 1 है, तो ग्राम इक्विवेलेंट 1 है, तो बताओ जरा अपन क्या कह सकते हैं यहां पर कि सर ये हमारे पास 1 रहा तो इक्विवेलेंट इक्वल टू मोलर मास होगा। भाई इक्विवेलेंट इक्वल टू मोलर मास होगा तो अपन कह सकते हैं कि सर ये हमारे पास एवरेज है, ये किसके बराबर है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के, 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट, है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल है। तो लैंग्वेज को सीखो, है ना, लैंग्वेज सीखोगे तो ही बढ़िया रहेगा, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं पल्ले पड़ने वाला, है ना। हाँ थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज है, मैं मानता हूं सर इतना कैसे क्या, कुछ नहीं बालक, थोड़ा समझोगे तो सब आसान हो जाएगा। ठीक है, अब फटाफट से उतारो, एक एग्जांपल और लेके मैं आपको समझाता हूं कि फाइनल ये किस प्रकार से होता है। ठीक है, फटाफट से उतारो। हो गया, नाउ सुनो, अब एक एग्जांपल और लेते हैं बढ़िया। फाइनली अपने पास एक एग्जांपल है, कॉपर Cu+2 है एक्वस के अंदर। ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के दिन आफ्टर किस में जा रहा है, कॉपर सॉलिड के अंदर जा रहा है, बराबर वाला। अच्छा अब मैं कहता हूं कि सर यहां पर देखा जाए तो क्या हो रहा है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब डेट इज 2 फेराडे, कितने फेराडे, 2 फेराडे किस में जा रहा है भाई, कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट हो रहा है, बराबर ना। अच्छा कॉपर सॉलिड के अंदर डिपॉजिट हो रहा है तो यहां से अब कुछ बातें निकलने वाली है, क्या कि सर अगर 2 फेराडे से 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होता है तो बताओ जरा 1 फेराडे से कितना हो जाएगा, 1 फेराडे से कितना हो जाएगा बोलो, इसकी वैल्यू कितनी होती है ना, कॉपर की तो मोलर मास 63.5 ग्राम, बराबर। और ये इतना है, 1 मोल है तो मैं भी 1 मोल के हिसाब से इसका ग्राम के अंदर ही आएगा ना, 63 पॉइंट ग्राफ, है ना। तो सर यहां पर डिवाइड में चला जाएगा कितना, 2। बोलो बात समझ आ गई ना, है ना। दूसरी बात सर इसका इक्विवेलेंट कितना होता है, तो सर इक्विवेलेंट की बात करें तो इक्विवेलेंट भी कितना होगा, हाँ पहले इसका निकाल लो क्या, एन फैक्टर। तो सर इसका एन फैक्टर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देखा जाए कितना होता है सर, एन फैक्टर इतना जाता है 2, कितना जाता है 2, क्योंकि एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितना हमारे पास 2, है ना। चलो नेक्स्ट बात, इक्विवेलेंट की बात करें तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर, इसका इक्विवेलेंट होगा हमारे पास 63.5 डिवाइडेड बाई 2। बोलो बात तो समझ आ रही है सर, इसका इक्विवेलेंट जो गया है हमारे पास 63.5 डिवाइडेड बाई 2, ये कहां से आया सर, इक्विवेलेंट जो होता है हमारे पास है क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर होता है। अरे निकाला ना इक्विवेलेंट वेट,
मोलर मास, जितना उसका मोलर मास हो उस पर डिवाइड कर दो, क्या हमारे पास यहाँ पर जनरली एन फैक्टर से डिवाइड कर दो। तो मैंने आपको लास्ट क्लास मतलब 11th क्लास के अंदर एन फैक्टर की पूरी एक क्लास ली थी, और एन फैक्टर की क्लास लेने के दिन आफ्टर मैंने आपको मोलर मास निकालना, सॉरी इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाया था। और मैंने कहा भी था कि इक्विवेलेंट वेट आपके जो डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले उसको छोड़ो, एक फॉर्मूले को पकड़ो, ठीक है ना, सबके सब यहीं से सोल्व हो जाएंगे। मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होता है। तो सर हमारे पास ये होता है, तो मोलर मास किसका कितना है 63.5 और एन फैक्टर कितना आ रहा है हमारे पास इतना। हाँ ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, बात पहले पढ़ रही है ना। अच्छा अब सुनो आगे, क्या सर मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा सर, ये होगा हमारे पास मोलर मास, क्या होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट होता है, या फिर इक्विवेलेंट्स होते हैं, है ना। तो सर ये इतना होता है। तो अगर मैं कह दूं इफ क्या ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास कितना है सर 1 है, कितना है 1। तो अगर 1 है तो बताओ जरा अब क्या कह सकता हूं सर, इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, मोलर मास के बराबर होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा भाई, हो जाएगा ना। अच्छा अब देखिए जरा कि सर ये इसके बराबर हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट हमारे पास कितना है 63.5 डिवाइडेड बाय 2, ये इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं यहां पर सिंपल सी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि सर यहां पर हमारे पास इक्विवेलेंट वेट जो था 63.25, तो अब कह सकते हैं कि सर यहां पर इक्विवेलेंट जो होगा वह किसके बराबर होगा 63.5 डिवाइडेड बाय 2, डेट इज ये हमारे पास क्या है ग्राम इक्विवेलेंट है, क्या है ग्राम इक्विवेलेंट। तो कुल मिला के बात कहे तो आप क्या कह सकते हो सर, आपका कहोगे कि सर इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो हमेशा किसके इक्विवेलेंट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो सर मुझे सिंपल सा यही लैंग्वेज सिखवानी थी आपको, इसी को बताना था। ध्यान दीजिएगा, आपको हमेशा यही कहना है कि सर इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। बस आप यही लाइन याद रखिए, ठीक है बालक। फटाफट उतारो, फिर मैं आपको एक जनरल सा टर्म बताता हूं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो गया, नाउ बढ़ो आगे। नेक्स्ट है हमारे पास जनरली, सर मैं यहां पर कहूंगा कि सर एनोड पर ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, किसी भी एक मेटल का एनोड पर ऑक्सीडाइज जो हो रहा है वह कैथोड के ऑक्सीडाइज जो हो रहा है वो हमेशा उनके जो इक्विवेलेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है भाई कि अगर वहां से मतलब मान लीजिए कि एनोड पर हमारे पास कुछ भी डिपॉजिट हुआ है, सॉरी ऑक्सीडाइज हुआ है, तो कैथोड पर जितना भी डिपॉजिट होगा उनके नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर यहां से कैथोड से 2 मोल मतलब 2 फेराडे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, डेट इज यहां से निकलने वाला एनोड से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, 2 फेराडे होंगे, 2 फेराडे होंगे। बोलो बात समझ रही ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपको एक लैंग्वेज आपको फाइनली लिखनी है, क्या लिखोगे, ऑक्सीडाइज of substance at anode is equal to reduce of substance at cathode। दोनों के नंबर्स क्या होंगे सर, जनरली बराबर बराबर होंगे, है ना। आप चेक कर सकते हो, है ना, फाइनली चेक भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है सर चेक नहीं कर सकते, आप आराम से चेक कर सकते हो। दोनों इक्विवेलेंट वेट जो आने वाला है, ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट जो होगा वो बराबर होगा। अगर यहां पर 1 इक्विवेलेंट आया है तो यहां पर भी 1 होगा, यहां पर 2 इक्विवेलेंट हुआ तो यहां पर भी कितना होगा, 2 इक्विवेलेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जनरल जो डिस्कस किया जाता है कि सब्सटेंस में, वो हमेशा उसके इक्विवेलेंट के अंदर बात की जाती है। आप उसको ना ग्राम तोल के, माप तोल के मत कीजिएगा। जनरली ये जो बात की जाती है कि सर दोनों तरफ बराबर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में लिया जाता है, इक्विवेलेंट के अंदर ही लिया जाता है। जब इक्विवेलेंट के अंदर लोगे तो आपको फाइनली दोनों के दोनों क्या मिलेंगे
सर बराबर ही मिलने वाले हैं, है ना। आप चेक कर सकते हो, चेक किससे करोगे आप, वाटर मॉलिक्यूल से चेक कर सकते हो, है ना। अब वाटर मॉलिक्यूल से सर वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, सर वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोलाइसिस जो जनरली होता है H2O लिक्विड में होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, H2 गैस के अंदर, और इसके साथ में ये इसके अंदर। अब सर इसकी क्या कर दो आप, कैथोड की रिएक्शन लिखो और एनोड की रिएक्शन लिखो। कैथोड की रिएक्शन लिखने के दिन आफ्टर उसमें वही लैंग्वेज ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे। अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकला है, सॉरी इक्विवेलेंट वेट निकला है, तो वो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर। आओ जरा देखो सर, एनोड पर है हमारे पास, एनोड पर रिएक्शन क्या चलती है सर, एनोड पर रिएक्शन H2O लिक्विड के अंदर, सर ये जाता है हाफ O2 प्लस किस पे जाएगा, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में जाएगा। दूसरी बात कैथोड की बात करें तो सर कैथोड में देखो, कैथोड की क्या होगी, H2O लिक्विड किस पे जाएगा, H2 गैस के अंदर, और साथ में OH माइनस के अंदर जाएगा, है ना। और कितने इलेक्ट्रॉन लेगा सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। बोलो बात पहले पड़ गई। ऑक्सीजन का देखना सर यहाँ पर, तो ऑक्सीजन का देखो जरा, ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए अगर इक्विवेलेंट वेट देखूं तो सर ये कितना हो जाएगा हमारे पास, सर यहां पर अभी कितना है, कितना है बताओ जरा हाँ सर यहां पर इसका मोलर मास होता है 16, लेकिन 2 लगाओ तो कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया वापस हमारे पास यहाँ पर 16, और 16 के हिसाब से यहां पर अगर मैं एन फैक्टर की बात कर लूं तो सर एन फैक्टर कितना आएगा हमारे पास, 2 एन फैक्टर आएगा। अगर 2 एन फैक्टर आएगा तो बताओ जरा यहां पर फाइनली हमारे पास यहां पर इक्विवेलेंट वेट कितना आने वाला है, 8 आने वाला है। बोलो बात तो समझ आ गई। अगर ये 8 इक्विवेलेंट वेट है तो यहां पर मैं 8 इक्विवेलेंट वेट को क्या बोलूंगा सर, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। कितना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। अरे बोलो बात समझ आ रही है, वापस वही अपने करेंगे जो कॉपर में किया था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। अच्छा यहां से यहां देखो सर कितने एन फैक्टर कितना आ रहा है इसका, 2 एन फैक्टर आ रहा है, मतलब 2 फेराडे मोल से यहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ना। अच्छा यहां से देखो अगर मैं यहां पर इक्विवेलेंट की बात करूं तो कितना आएगा सर, इसका आएगा हमारे पास कितना सर, 2। सर इसका हमारे पास कितना आता है फाइनली 2 आता है क्या, देखो जरा सर यहां पर 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1, और ये इसको हम कह सके हमारे पास कितना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो सर देखो दोनों तरफ हमारे पास कितना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 ग्राम इक्विवेलेंट, दैट इज आप क्या कहोगे कि सर एनोड पर जो ऑक्सीडाइज हो रहा सब्सटेंस उसका ग्राम इक्विवेलेंट, और क्या रिडक्शन हो रहा हमारे पास किसके ऊपर, कैथोड पर, सर ये हमारे पास इसका ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों हमेशा क्या होते हैं बराबर बराबर होते हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि एक कैथोड पर एक एनोड पर जब सब्सटेंस रिड्यूस होता है या ऑक्सीडाइज होता है उनके ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सेम होने वाले हैं। बात पहले पड़ गई वाला, ठीक है, फटाक से उतार दो। फिर हम अपन डिस्कस करते हैं क्या, फेराडेज का फर्स्ट लॉ, है ना। इतना बेस काफी आपके लिए। और फेराडेज के लॉ को मैं ना 2 तरीके से बताऊं, एक तो वो जो आपके बुक में है और एक जिसको मैं फॉलो करता हूं जो आपको बहुत आसान पढ़ने वाला है ना। कभी कभी क्या होता है आपके माइंड से अगर उड़ भी जाए, मतलब गायब हो जाए, तो उसको भी क्या करोगे आप आराम से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। फटाक से उतारो फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। हो गया, फेराडेज लॉ, हेडिंग लगाओ फेराडेज लॉ। ये शायद आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है ना भाई। फिजिक्स का और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताया जा रहा है, हाँ एक सेल के इलेक्ट्रोड के बारे में बताया जा रहा है कि सर वो हमारे पास कितना ऑक्सीडाइज हो रहा है, कितना रिड्यूस हो रहा है ना। तो सर बात करेंगे तो ये जनरली हमें किसके बारे में बताता है, क्वांटिटी के बारे में बताता है, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ हमारे पास सबसे ज्यादा है, न्यूमेरिकल भी आने लायक यहाँ से ज्यादा है। हाँ एक बात और, मैं इससे रिलेटेड एक भी न्यूमेरिकल नहीं करवाने वाला क्योंकि मैंने आपका पूरा का पूरा बेस बना दिया है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग उठाओ बुक, न्यूमेरिकल करो, नहीं हो रहा है तो आप मुझे क्या करो, इतला करो, है ना, बोल दो कैसे जनरली से न्यूमेरिकल नहीं हो रहा, हम और डिस्कस कर लेंगे और क्या है, ठीक है वाला। और न्यूमेरिकल इसके ज्यादा बड़े नहीं होते, है ना। अगर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी लगा लोगे आप लोग जनरली तो सर इससे 4-5 लाइन, मतलब आप विदिन 1 मिनट के अंदर भी सोल्व कर दोगे इसको, है ना। इतने इजी न्यूमेरिकल आते हैं इसके, ठीक है बालक। आइए जरा फेराडेज का फर्स्ट लॉ कहता क्या है, आपकी बुक कहती है कि सर W जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, ये माना जाता है। W बोले तो
W सर यहाँ पर एक सब्सटेंस के रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होने को बता रहा है ना। तो सर यहाँ पर जो है, और Q जो हमारे पास किसको बता रहा है, एक चार्ज को बता रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह, कहने का मीन यह है कि सर किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइट सेल की बात कर रहे हैं ना, किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उसके अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो हमेशा उसके अंदर, मतलब एक सब्सटेंस के इलेक्ट्रोलाइट होने के उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना सर। वो कितना रिड्यूस हो रहा है, कितना ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपकी बुक कहती है, ठीक है। अब जनरली ये जो हमारे पास आया है इसको क्या करते हैं जनरली कि सर यहां से अपन को आता है प्रोपोर्शनल का साइन आता है, तो W बराबर ZQ आता है। क्या आता है, W बराबर ZQ आता है, ठीक है। अच्छा, ये जो ZQ है यहां से क्या करते हैं, Q है, Q एक क्या हमारे पास चार्ज है, और चार्ज बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। और होता कि नहीं होता, होता है ना। तो जनरली हमारे पास क्या होता है, W बराबर Z मल्टीप्लाई I इंटू टी होता है। ये फाइनल फॉर्मूला निकलता है सर हमारे पास। लेकिन ये आपकी बुक कह रही है भाई, लेकिन इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है ना। आप इतने फंस जाओगे, न्यूमेरिकल एक भी पार नहीं कर पाओगे। तो सर मेरे पास तो ये जो आपका बुक का मैटर है इसको तो मैं करता हूं अवॉइड, है ना, कि सर मेरे काम का ही नहीं है। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे तो किस काम का, बराबर मालक। चलो अब बात करते हैं जनरली न्यूमेरिकल फंडे के लिए कि सर किस प्रकार से इसको सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। इसको हटा दूंगा, हाँ आओ जरा सुनिएगा। सबसे पहले बात वही लैंग्वेज वाली, क्या बात करें सर, सर बात की जा रही है कि सर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, बराबर इतना होता है। दूसरी बात सर बात करें यहां पर कि सर वन चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कितना 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो सर यहां पर कितना हो जाएगा हमारे पास 96500 कूलम के आसपास। बोलो बात समझ आ गई। चलिए सर अब बात करते हैं जनरली के सर सो फेराडे की बात हो रही थी, उसी के बारे में सर इक्विवेलेंट वेट के लिए, किसके बारे में, इक्विवेलेंट वेट के लिए। तो सर अपन यहां पर जनरली मैं टर्म से लिख रहा हूं, उन टर्म को देखिएगा सर। मैं कह रहा हूं कि सर एक फेराडे, कितना, एक फेराडे जो है वह कितने इलेक्ट्रॉन पास करेगा, मतलब कितना इक्विवेलेंट वेट है उससे कितना डिपॉजिट करेगा। तो सर एक फेराडे से कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, है ना। द सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन पासिंग 1 फेराडे इलेक्ट्रॉन, तो कितना जाएगा सर, हम मान के चल रहे कि सर E के बराबर जाएगा, जो हमारे पास क्या है, एक इक्विवेलेंट वेट है, बराबर। अच्छा अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, चलो इसको अब जो अपने यहां पर फेराडे को है इसमें क्या करते हैं, कूलम के अंदर खेलना स्टार्ट करते हैं। तो कूलम के अंदर खेलेंगे तो बताओ जरा क्या आएगा। तो सर मैं कहूंगा 96500 कूलम जो है वो कितना जा रहा है, E इक्विवेलेंट वेट के अंदर जा रहा है। तो बताओ 1 कूलम से वो किस में जाएगा, E डिवाइडेड बाय किस में जाएगा, 96500 के आसपास जाएगा। सर ये इसके अंदर जा रहा है। अगर मैं कह दूं कि सर यहां पर 1 कूलम है, तो मैं क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में Q कूलम को फेंकता हूं, कितने कूलम को, Q कूलम को फेंकता हूं। तो Q कूलम किसके अंदर जाएगा, बोलिए जरा सर। ये हमारे पास जाएगा QE डिवाइडेड बाय 96500। बोलो बात तो समझ आ गई है। अच्छा जनरली इन जनरल जो हमारे पास फेराडे जो लॉ है वो क्या कहता है कि एक सब्सटेंस का रिड्यूस और ऑक्सीडाइज, है ना, वो कितना हो रहा है। तो सर क्वांटिटी की बात होगी, किसकी बात होगी, क्वांटिटी की, है ना। तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, इसको जनरली किससे लिखेंगे, W से लिखेंगे, किससे, W से। W इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, E मल्टीप्लाई Q डिवाइडेड बाय 96500, ये इतना होता है। अच्छा जब ये इतना होता है तो फाइनली हमारे पास W इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाई Q, और ये इसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं सर, ये हमारे पास क्या है, Z है, क्या है, Z। Z को अपन जनरली बोलते हैं क्या, Z। ये सर हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल
इक्विवेलेंट है। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट नहीं होगा, इक्विवेलेंट होगा, इस बात का ध्यान रखें आप। ठीक है, तो जनरली अपन क्या बोलेंगे, W बराबर Z इंटू क्यू होता है, बराबर बालक। तो सर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो आपने फाइनली कहां से अपने डायरेक्ट बुक के अंदर आई थी, बराबर बालक। अच्छा, यहां से अब न्यूमेरिकल फंडा निकालते कि सर और किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। फाइनली आपका न्यूमेरिकल यहां से सोल्व हो जाएगा, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये न्यूमेरिकल यहां से नहीं थोड़ा सा और चेंज कर लेता है, जिसको मैं यूज करता हूं फॉर्मूला, उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, फटाफट उतारो, फिर मैं फाइनली फॉर्मूला बताता हूं आपको। ठीक है, ये लिख दिया आपने, चलो आओ जरा। सर हमारे पास W इक्वल टू कितना आया है, E डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाई Q, और Q हमारे पास जो होता है सर वो क्या होता है, एक चार्ज इक्वल टू किस में होता है, I इंटू टी। ध्यान दे, चार्ज यहां पर हमारे पास किस पे सर, कूलॉम के अंदर है। किस में है, कूलॉम के अंदर। I किस में खेलेंगे, एम्पियर में, और T हमारे पास क्या होगा सर, सेकेंड में होगा। ध्यान रखना इन चीज का, ये जो मैंने बताया आपको एक यूनिट के बारे में बताया। अगर देखो जनरली क्या होता है कि यहाँ जो टाइम जो होगा हमें वो जनरली मिनट में दे रखा होगा, और मिनट को आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे किस में भी दे रखा हो। फाइनली आपको जो टाइम है वो टाइम को है वो किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर यूनिट को बता दिया। ठीक है बालक, तो सर हमारे पास क्या आएगा, W इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 96500 मल्टीप्लाई IT होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला जनरली आपके ये काम आ जाएगा पहला, और सबसे बड़ी बात इस फॉर्मूले से जो यूज करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर सबसे ज्यादा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम से रिलेट, क्या सर कितने टाइम में ये पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा, सिर्फ इसी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो टाइम के रिलेट में आपके ये आएगा। और बात सुनिए सर, E इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, E इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है सर, ये हमारे पास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होता है। क्या होता है, एन फैक्टर। अब मोलर मास बोले तो मोल है ना, तो सर मोल और एन फैक्टर ये होता है। तो बताओ जरा आप फाइनली अब और कैसे डिस्कस कर सकते हो इसको। सर आप इसको ना कुछ इस प्रकार से भी डिजाइन कर सकते हो। कैसे, इसको उठाओ इसमें, तो W इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा सर, मैं यहां पर मोलर मास को अब N से लिख रहा हूं, और नीचे अपने पास क्या रहा, एन फैक्टर मल्टीप्लाई 9655 मल्टीप्लाई IT होता है। ठीक है बालक, अब क्या कर लो कि सर इन सब को इधर लाओ, इसको ना इधर ले आओ। तो सर इसको इधर ले आएंगे तो एन फैक्टर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है सर, इधर नीचे मोल, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा एन फैक्टर। ठीक है, गड़बड़ ना चला जाए, देखो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, है ना, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो W डिवाइडेड बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाई N इक्वल टू IT डिवाइडेड बाय 96500, यही होगा। अच्छा अब क्या कर दो सर, आप इस N को इधर ही रहने दो, बाकी वाले को उधर भेज दो। सर N मोल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 96500 मल्टीप्लाइड W इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय IT। सबसे ज्यादा काम में आने वाला फॉर्मूला और सबसे इजी फॉर्मूला आपका यही रहेगा, है ना। यहां से आप क्या कर सकते हो, हर चीज आसान कर सकते हो। ठीक है ना, एक तो ये वाला और एक ये हमारे पास ऊपर वाला। ठीक है वाला, ये दो फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज करोगे और यहीं से हमारे पास न्यूमेरिकल आंसर आने वाला है। ठीक है वाला, तो ये तो हमारे पास फेराडेज लॉ है ना, जो मैंने आपको कंप्लीटली सिखाया है कि फेराडे लॉ को कैसे यूज करना है। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लॉ है इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन एग्जाम में इन लैंग्वेज जो पूछा गया अब तक वो सेकेंड लॉ को ज्यादा पूछा गया। हाँ, हालांकि फेराडे लॉ फर्स्ट और सेकंड कंप्लीटली दोनों पूछा जा चुका है। आप अगर इन लैंग्वेज लिखना चाहो तो आप यही कहोगे कि सर एक सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो किसी भी उसके अंदर पास होने वाले चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। आप लैंग्वेज खुद लिख लीजिएगा पहले कि सर फर्स्ट लॉ कहता है क्या। फर्स्ट लॉ सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करता है, फर्स्ट लॉ डिस्कस करता है सर एक सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड का कितनी क्वांटिटी में उसका रिडक्शन हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में उसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसकी चार्ज के ऊपर, है ना। और मैंने आपको यही सिखाया कि सर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, जब मैंने आपको सिखाया था क्या, क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है वाला, तो सर फाइनली हमारे पास फेराडेज लॉ हो चुका है।
है ना। तो सर आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल आप सोल्व करोगे उसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।